अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। हम इसमें देखेंगे कि आपके पास सेंट्रल फोर्स की एक अगर एप्लीकेशन कहाँ पे देखी जाएंगी तो वो आपके पास होंगे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट। तो इसमें कैसे इस्तेमाल होगा, क्या इसमें होगा, देखते हैं सारा। तो मेन हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट डिटेल में देखेंगे। तो जनाब, आपके पास ये जो ऑर्बिटर होते हैं कि सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के और स्पेसक्राफ्ट के, ये सेंट्रल फोर्स की एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है। इसमें जो हर सैटेलाइट है उस पर एक फोर्स लगती है, जाहिर सी बात है। वो फोर्स कौन सी हम देखेंगे, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द मुसलसल घूमे तो उस ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो प्रॉपरली क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट विच अ बॉडी विच रिवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द कंपैरेटिवली लार्ज बॉडी इज सेड टू बी सैटेलाइट। तो इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए आप कहोगे अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और हर एक का स्पेसिफाइड ऑर्बिट है। तो ये एक एग्जांपल हो गई आपके पास किसकी, जो सैटेलाइट की। इसी तरीके से मून है, वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो मून भी एक सैटेलाइट है। इनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं, जो कुदरत ने दिए हैं। अब क्या है जनाब, साइंटिस्ट ने मैन मेड सैटेलाइट्स भी बनाए और उनको जमीन के गिर्द पहुंचाया। अब आपके पास ऐसे सैटेलाइट्स जो इंसान ने बनाए और वो जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी है, जिसको हम एक ऑर्बिट में लगा देते हैं, वो घूमता रहता है। उसको वहां तक पहुंचाया किसकी मदद से जाता है, मल्टी स्टेज रॉकेट की मदद से एक सर्टन एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट तक ले जाके छोड़ा जाता है। अब अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करो, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं, पी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास जो अर्थ के रिलेटिव टू अर्थ हम ये पी पॉइंट देख रहे हैं, तो 1/2 mvi² ये उसकी काइनेटिक होगी, माइनस G mm/r+h। R+h फिग में देखो तो जमीन के सेंटर से उस मुकाम तक का जो डिस्टेंस है ये R+h, इसे स्मॉल आर भी कहा जा सकता है। ठीक होगी बात। तो अब ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी मिलके क्या बनाएंगी, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट दे रही होंगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, मगर चूंकि पोटेंशियल माइनस में आएगी तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक होगी बात। अब आपके पास जहां पे जो छोटा एम है वो सैटेलाइट का मैस जाहिर कर रहा है, और जो बड़ा एम है वो मैस ऑफ द अर्थ या मैस ऑफ प्लैनेट कह लो। बड़ा आर जो है वो रेडियस है प्लैनेट का। अब क्या जनाब, जो ऑर्बिट है वो मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं, वो एलिप्टिकल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी फिर हाइपरबोलिक हो जाएगा पाथ उसका, और अगर एनर्जी इक्वल टू जीरो हुई फिर पैराबोला होगा, और अगर एनर्जी लेस देन जीरो हुई तो फिर एलिप्टिकल हो जाएगा, और एनर्जी की अगर ये वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू आई तो फिर वो आपके पास सर्कल होगा। तो इसका मतलब ये होगा, अब अगर हम अपने सैटेलाइट्स जो जमीन के गिर्द हैं उनको ज़हन में रखें तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ अर्थ जो है ना वो पाथ का एक फोकस बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट हमारी जमीन के गिर्द किस पाथ में चल रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ में चल रहे हैं। अगर ये शर्त है तो देखो यहाँ पे मैंने टोटल एनर्जी लिखी है, काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, मैंने लिखा एनर्जी लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेस देन जीरो का मतलब एलिप्टिकल पाथ की बात हो रही है। तो आप ये कैसे मुमकिन है कि जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो इस स्पीड से कम हो, 2gmr+h से लेस होगी, तब उसका जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो बताती है सेमी मेजर एक्सिस जो ऑर्बिट है उसका, उसके बारे में, उसके साइज के बारे में। या इससे आप इस फिग में देखो तो आपको एक 2a दिख रहा है, तो यहाँ पे जो a होगा वो सेमी मेजर एक्सिस माना जाएगा किसका, एलिप्स का। ओके होगी बात। अच्छा, अब ये जो शेप है या आपके पास सेंट्रिसिटी है ई ऑर्बिट की, हम उसको किसकी मदद से देखते हैं, एनर्जी की मदद से और एंगुलर मोमेंटम की मदद से।
लास्ट लेक्चर्स में हमने इसे देखा था, ई बराबर था किसके, एल स्क्वायर ए ओवर एम के। ए की वैल्यू जब लगाई थी तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर एम के स्क्वायर आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन आपको आई बटन में मिल जाएगी, कैसे हम ये बना पाते हैं। यहाँ पे के कांस्टेंट के तौर पे था, जो इक्विवेलेंट आ रहा था जी कैपिटल एम और स्मॉल एम के। अब आपको कैपिटल एम का भी पता है, स्मॉल एम का भी पता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है तो लेस एलोंगेटेड ऑर्बिट होता जाता है, यानी लंबूत्रापन उसका कम होता जाता है। बात समझ गए? तो अब इसको अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट की मदद से देखें तो आप कहेंगे जो इंसर्शन वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के। वो मालूम कर सकते हैं, यानी उसकी जो लॉन्चिंग स्पीड है, जिस स्पीड से हम उसे भेजेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट किया। आर एक आर से कट जाएगा, एम एम से कट जाएगा, वी आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी एम ओवर आर के। और आपको फिगर में समझ आई थी कि छोटा आर को हम ले सकते हैं आर प्लस एच। एच उसकी वो सतह जमीन से बुलंदी थी, आर जमीन का रेडियस था। अब आपके पास चूंकि हम सर्कल के अंदर हैं तो लेट से हम कह देते हैं ई जीरो है। तो अगर आप ई जीरो लेते हो तो ई, ये टूल आपने ई का पढ़ा अभी के, ये ई का फार्मूला है, तो यहां से आपने जीरो प्लेस किया, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये चीज आ गई। मुझे यहाँ पे ई की वैल्यू लगानी है और एल की वैल्यू लगानी है। तो मैं पहले तो एक बात वाजह कर दूं कि आर बराबर है, छोटा आर बराबर है आर प्लस एच के। इसे मैं ए का नाम देने वाला हूं, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर लूंगा रेडियस, ठीक है। फिर जो आपने इक्वेशन 3 पढ़ी जिसमें सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वेट किया था, अगर मैं 1/2 लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, देख रहे हो, तो ये अब हाफ एम वी स्क्वायर आप किसके बराबर ले सकते हो, 1/2 जी एम एम ओवर आर के। बात समझ गए, आर आर से कट गया ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया दोनों साइडों पे, तो ये शक्ल आ जाएगी इक्वेशन 3 की। अब ये चीज लेके मैं टोटल एनर्जी के अंदर चला जाता हूं। टोटल एनर्जी आपने पीछे पड़ी 1/2 एम वी आई स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम ओवर आर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू प्लेस की जा सकती है 1/2 जी एम एम ओवर आर, तो वो मैंने प्लेस कर दी। अब ये रकम मुस्बत में, ये रकम मनफी में, आप इसको सॉल्व करें तो माइनस जी एम एम ओवर 2 आर आ जाएगा। अब इस जी एम एम को हमने क्या माना था, के, तो क्या माइनस के ओवर 2 आर लिखा जा सकता है, और आर ए के बराबर है सेमी मेजर एक्सिस के, तो माइनस के बाई 2a लगाया जा सकता है। बात समझ आई कि एनर्जी की वैल्यू कितनी बनी, माइनस के ओवर 2a। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आपके पास आप लिख सकते हो v इक्वल टू आर थीटा डॉट होता है, आर ओमेगा जिसे आप पढ़ते हो जनरल। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एम आर वी, और आर आपको पता है सेमी मेजर एक्सिस के बराबर लिया हुआ है, तो एम ए वी लिखा जा सकता है। ओके होगी बात। अब आपके पास एल बी है, ई बी है, ये दोनों वैल्यूज उठा के क्या मैं इक्वेशन 5 में ना लगा दूं, तो वो मैंने कलर वैसे ही रखे, आपको पता है। अब एनर्जी की वैल्यू भी लग गई माइनस के ओवर 2a, आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी लग गई, चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। बाकी जो बचेगा वो ये है कि 0 बराबर है 1 माइनस एम वी आई स्क्वायर ए ओवर के। ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। मुझे सिर्फ वी आई चाहिए, वी आई इधर ही रखो, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। के आपने किसके बराबर पड़ा हुआ था, जी एम एम के, तो वो आपने प्लेस कर दिया, एम एम से कट जाएगा, और बाकी क्या बच गया, जी एम ओवर ए। और ए आपको पता है किसके बराबर है, आर के, छोटे आर के, और बड़ा छोटा आर किसके बराबर है, आर प्लस एच के। तो ये वो वेलोसिटी बनी जिसकी मदद से आप सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें गौर करो तो आपके पास सैटेलाइट के मैस की कोई अहमियत नहीं है, प्लेनेट के मैस की अहमियत चल रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अगर हमने इस स्पीड से लॉन्च किया है तो वो कितनी देर में एक चक्कर जमीन के गिर्द लगाएगा एच हाइट पे, तो आप कहोगे 2 पाई आर ओवर वी आई। वी आई की वैल्यू प्लेस करेंगे, आर बटे के नीचे बटे में है, ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर भी एक आर मौजूद है, तो इस आर की पावर 1/2, इस आर की पावर 1, तो वो 3/2 माना जाएगा, तो 2 पाई आर 3/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट जीएम में। छोटे आर की जगह क्या लगाया जा सकता है, आर प्लस एच। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा एक सैटेलाइट का जो एच हाइट पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक होगी बात। अब अगर आप यहां से जरा इस शुरू वाली 3 इक्वेशनों को बस गौर करो, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा यानी आर प्लस एच की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो वी आई और आर एक दूसरे के इनवर्स हैं।
आर बढ़ेगा तो वी आई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वी आई कम होगी तो जरा टी के साथ देखो तो आपके पास पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इस आखिरी लाइन को समझने के लिए आप शुरू की 3 इक्वेशनों का डिनोमिनेटर बस देखते जाओ। आर आपने बढ़ाया, आर के बढ़ाने से ज़ाहिर है इसके साथ इसका ताल्लुक इनवर्स का आ रहा है, तो वी कम हो जाएगा, वी कम होगा तो टी बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। तो अब आगे चलते हैं जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट के बारे में। अब हम कहेंगे कि ऐसे सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द घूमे मगर उनका जो एक चक्कर लगाने का टाइम है वो जमीन के एक दिन की रोटेशन के बराबर हो, तो ऐसे ऑर्बिट्स को, ऐसे रास्ते को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट कहेंगे। तो केपलर का थर्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है e⁻³ के, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था जो मैंने लिखा था 4 पाई स्क्वायर म्यू ओवर के। म्यू यहाँ पे रिड्यूस मैस का कंसेप्ट ला रहा था और के अब आपको पता है कैपिटल जीएमएम है, ठीक है। तो फिर वक्त तो हम क्या लगा सकते हैं, अब आपने क्या किया कि मुझे ए की वैल्यू साइड पे रखनी, तो ये बाकी चीजें दूसरी तरफ लेके सॉल्व आउट, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा और इस पारे की पावर 1/3 और ये आपके पास टी की पावर 2/3 आएगा। इस सारे में सारी चीजें कांस्टेंट है, वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपके पास 24 आवर यानी कैपिटल टी 24 आवर लेना है, क्योंकि वन आपने पीरियड कितना लिया, 1 डे लिया है, तो वो 42,164 किलोमीटर आ जाएगा। यानी इतनी दूरी पे जमीन के सेंटर से इतनी दूर अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा होगा तो वो एक चक्कर जितनी देर में लगाएगा ये वही टाइम होगा वो जितनी देर में जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर पूरा करेगी। बात समझ गए? तो ऐसे रास्ते को क्या नाम देंगे, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट का नाम देंगे। तो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट जब हम देख लेते हैं तो इसका मतलब एक बड़ा अहम कंसेप्ट है, जो एसेंट्रिसिटी है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपके पास ऑर्बिट की कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, किसके लिहाज से, इक्वेटर ऑफ अर्थ के लिहाज से। अब इसमें एक शर्त लगाते हैं जरा, मैंने लिखा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये क्या होता है भाई कि अगर आपकी जो हाइट है सैटेलाइट की इक्वेटर के ऊपर और जमीन की सरफेस से मैं देखूं तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बराबर हो किसके, पीरियड ऑफ रोटेशन के। तो अब शर्त किसकी आ गई, इक्वेटर के ऊपर, ये वाहिद शर्त बीच में ऐड हुई है। तो वो सैटेलाइट आपके पास ऐसे लगेगा जैसे जमीन के साथ रुका हुआ है, क्योंकि जमीन भी घूम रही होगी, वो भी साथ 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 घूम रहा होगा, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या नाम देते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम देते हैं, और उसके रास्ते को क्या नाम देंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम देंगे। तो अब जियो सिंक्रोनाइज और जियो स्टेशनरी में फर्क पता चला, उसमें एनी ओरिएंटेशन है, जबकि इसमें हम सिर्फ किस में चाह रहे हैं, एट इक्वेटर चाह रहे हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के पास 3 खूबियां होनी चाहिए कि जियो सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए, सर्कुलर होगा, और ये आपके पास जियोग्राफिकली अर्थ के इक्वेटर के ऊपर रहना चाहिए। अब जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो टेलीकास्ट करते हैं उनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रखते हैं। यानी जैसे आप मैच देखते हैं, साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है तो अब वो सैटेलाइट आपको दिखाएगा, तो वो सैटेलाइट आपके जो प्लेस होते हैं सारे के सारे वो किस ऑर्बिट में होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे। फिर आपके पास एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अब तक जो मैंने वेलोसिटी पढ़ाई वो लॉन्चिंग थी कि हम कितनी स्पीड से उसको एक ऑर्बिट में पहुंचा दें जिससे वो उसमें घूमना शुरू कर दे, यानी मिनिमम लॉन्च स्पीड डिस्कशन में चल रही थी। अब अगर मैं कहूं कि नहीं जी ऑर्बिट से बाहर भागना है, निकलना है वहां से, तो उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, एस्केप वेलोसिटी का नाम देंगे। लेट्स से हम कह देते हैं हमारे पास एक स्पेसक्राफ्ट है, सैटेलाइट है, एम है जिसका आर डिस्टेंस से है, और हम उसे एस्केप करवाना चाहते हैं। तो आप कहोगे एनर्जी 0 करवा दें क्योंकि आपकी वो खत्म हो जाएगी ग्रिप। तो आप जो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज डाल दी, आप वेलोसिटी के नीचे एस्केप आ गया और प्लैनेट आप अर्थ के लिहाज से देख रहे हैं, ई मैंने 0 कर दिया, एनर्जी 0 होगी तभी तो उसकी ग्रिफ्ट खत्म होगी। तो आप वी स्केयर एस्केप बराबर लिखेंगे ओवरऑल 2gm अर्थ ओवर आर के, सिर्फ वी स्केप किसके बराबर आ जाएगा, 2gm ओवर आर के। तो अब आप अगर यानी अगर हम बात करें अर्थ की, कि अर्थ के ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर आप इतनी वेलोसिटी दे दें, कितनी 12 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो जो भी जो स्पेसक्राफ्ट होगा तो वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड से किधर, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज भी है कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट है उसके बाद एडिशनल इनिशियल वेलोसिटी है जमीन की ग्रेविटेशनल पुल से निकलने के लिए, एक तो मिनिमम वो वैल्यू होगी ना कि कम से कम इतनी हो,
तो अब जब आपके पास यानी कहते हैं कि हम जब इसे लॉन्च करना होता है तो हम ऐसे रखते हैं कि आपके पास स्पेस क्राफ्ट और जो आउटर प्लैनेट है वो आपके पास अपीलियन पे होंगे यानी कि मीट करेगा ऑन स्पेस क्राफ्ट। अच्छा, अब आपके पास एक यूज है आर्टिफिशियल स्लाइड्स के कि हम इसकी मदद से जाहिर सी बात टीवी ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इससे करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, आप एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे होते हैं और अर्थ की जियोग्राफिकल मेजरमेंट्स भी देख रहे होते हैं। तो ये सारे यूजेस आ जाते हैं किसके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। जाहिर सी बात है अब ये सारी स्टडी अंडर द सेंट्रल फोर्स होगी। तो ये एक बहुत अहम एप्लीकेशन थी। आपने देखा कि हमारा आज का टॉपिक था कि हमने सेंट्रल फोर्स की एक एप्लीकेशन पढ़नी थी जिसमें हमने सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।